ठीक है बच्चों, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमारा नया चैप्टर है। और ये जो चैप्टर है, अगर आप बात करोगे आईआईटी एडवांस की बात करोगे, आईआईटी जो एडवांस एग्जाम होता है उसमें उसके सिलेबस में ये मेंशन नहीं है। आईआईटी जो मेंस का एग्जाम है उसके सिलेबस में ये मेंशन है, ठीक है ना। लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूं, आईआईटी एडवांस के सिलेबस में ये मेंशन भले ही नहीं है, लेकिन आईआईटी एडवांस के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो पूछे जाते हैं उनको इस कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों देखो, आईआईटी एडवांस का सिलेबस मैं आपको बता दूं अच्छे तरीके से। आईआईटी एडवांस का सिलेबस देखो ये है। आईआईटी यहां तक कई बार चला जाता है, ये ध्यान रखो, सिलेबस को थोड़ा ये एक्सटेंड कर देता है कई बार। लेकिन वो सिलेबस कभी भी ये ध्यान रखना, जो 11th और 12th का जो एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं उसके बाहर कभी नहीं हो सकता है, रहेगा उसके अंदर ही। क्योंकि एडवांस का जो सिलेबस है बच्चों ना, वो मेंस के सिलेबस से कम है अगर सिलेबस की बात करोगे तो। लेकिन वो थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं अपने आप को। जैसे कि मैं बात करूं, अगर मैं बात करता हूं रिलेशन की बात करता हूं, रिलेशन एंड फंक्शन, तो आईटी एडवांस के सिलेबस में रिलेशन वर्ड का यूज नहीं किया गया है, सेट वर्ड का यूज नहीं किया गया, सेट और रिलेशन का जिक्र ही नहीं किया गया है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, मैंने जब सेट में जब टीच कर रहा था तो मैंने सेट में जो जो मेरा वीडियो लेक्चर 5 है उसमें मैंने प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इंक्लूडिंग आईआईटी एडवांस, एंड सो मेनी क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम सेट थ्योरी। ठीक है ना। तो इससे मैसेज हमको क्या मिलता है, आईआईटी एडवांस का सिलेबस क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो आईआईटी एडवांस का सिलेबस जो लिखा है वो तो है ही है, उसके अलावा जो नहीं लिखा है और 11th क्लास और 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक में वो चैप्टर है तो वो भी सिलेबस है आपका, उसको भी आप पढ़ो अच्छे तरीके से, उसको इग्नोर मत करो। क्योंकि आईआईटी थोड़ा सा बाहर निकल, एडवांस निकल जाता है बाहर, जो लिखा है उसने अपनी बात से ही थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता है। दूसरी बात, अगर मान लो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अगर 11th और 12th के सिलेबस में भी नहीं होता तो भी मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बीइंग अ रिस्पांसिबल टीचर पढ़ाता। क्योंकि बच्चों इट इज नॉट जस्ट अबाउट अ चैप्टर, दिस इज अबाउट डीलिंग विद अ प्रॉब्लम यूजिंग दिस अप्रोच। ये एक मशीन है बच्चों, जैसे आपके पास एक इक्विपमेंट है ये, जो कि प्रॉब्लम्स को बेटर तरीके से कई सारे प्रॉब्लम्स को बेटर तरीके से सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इतना तो कंफर्म हो गया। अब इस चैप्टर की एक लिमिटेशन है, इस कॉन्सेप्ट की एक लिमिटेशन है, ये सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए वर्क करता है। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, देखो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट बच्चों जो नेचुरल नंबर है वो है 1, फिर 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और यहाँ पे 3 डॉट लगा दो, इसका मतलब होता है दिस इज गोइंग ऑन फॉरएवर। इस 3 डॉट का मतलब यही होता है, ये स्टैंडर्ड सिंबल है। तो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, दिस इज द नेचुरल नंबर। अब जैसे कोई मान लो कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, so that n into n plus 1 is divisible by 2 where n is a natural number। तो बच्चों ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, देखो मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर, तो ये बच्चों हमारा जो एग्जांपल है, ये जो क्वेश्चन हमको दिया गया है यहाँ पे, so that n into n plus 1 is divisible by 2 where n is a natural number, this is a mathematical statement which is involving a natural number। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को we denote such statements by pn। यूजुअली का मतलब प्रायः, ठीक है ना, हम लोग pn से इसको डिनोट करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि pn से ही सिर्फ डिनोट करोगे, आप चाहो तो qn से भी डिनोट कर सकते हो।
ठीक है ना, लेकिन यूजुअली वी आर गोइंग टू डिनोट इट बाय पीएन। तो बच्चों और भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे सो दैट n into n plus 1 into n plus 2 is always divisible by 6। ये भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है बच्चों, where n is a natural number। और एक स्टेटमेंट मैं देता हूं आपको, सो दैट 1 plus 3 या ये ले लो 1 plus 2 plus 3 and so on up to n is equal to n times n plus 1 divided by 2। This is also a mathematical statement। अब इन सभी की जगह पे आप pn लिख सकते हो, pn, ये pn है, ऐसे दो डॉट लगा दो, इसका मतलब pn को हम इस पूरे स्टेटमेंट को हम यहाँ पे pn से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे हम इस पूरे स्टेटमेंट को हम pn से डिनोट कर सकते हैं। pn का मतलब है एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट, p स्टैंड्स फॉर यूजुअली प्रोपोजिशन होता है, प्रोपोजिशन स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं। तो एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए, जिसमें बात की जा रही है, जो सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट को डील करता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये ध्यान रखना है आपको, ऐसे ही मैथमेटिकल स्टेटमेंट को ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन डील करने वाला है। इतना सर 1 मिनट नोट कर लें। डन सर।
हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। हाँ बच्चों, एम आई ऑडिबल नाउ? यस सर। ओके, तो सर कहाँ तक थे हम? यहाँ तक पहुंचे थे, यहाँ तक थे, यहाँ इसके बाद से डिस्कनेक्ट हुआ था। नो सर, ऊपर थोड़ा। हाँ यहाँ पे नहीं सर, और ऊपर। ऊपर, और यहाँ पे, यस सर, यहाँ पे। ये यहाँ पे। यस सर। चलो ठीक है। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे, मैं आपसे ये बता रहा था, ये देखो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, पी एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इज डिविजिबल बाई 6। तो आपने n इज इक्वल टू 1 किया, तो p1 क्या आ गया? 1 इंटू 2 इंटू 3 इज डिविजिबल बाई 6। सो p1 इज ट्रू। आई विल कॉल दैट बिकॉज 6 इज डिविजिबल बाई 6, सो आई विल से दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। अब इसमें n इज इक्वल टू 2 रखो, n इज इक्वल टू 2 रखो, तो p2 आ जाएगा, p2 क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 4 इज डिविजिबल बाई 6, सो p2 इज आल्सो ट्रू। अब बच्चों में मुझे एक बात बताओ, अब आपको एक बात बतानी है कि मान लो कोई स्टेटमेंट है पीएन कोई स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, और आपको अब ये बताना है कि अगर ये स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, n इक्वल टू 2 के लिए ट्रू है, मींस p1 इज ट्रू, p2 इज आल्सो ट्रू, n इक्वल टू 3 रखो, p3 इज आल्सो ट्रू। सो बेस्ड ऑन दिस कैन आई से दैट p4, p5, p6 इज ऑल आर ट्रू? यस और नो? आपको ये बताना है कि अगर कोई स्टेटमेंट 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए अगर ट्रू है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि वो P4, P5, P6 बाकी के भी सारे स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगे? कैन वी से दिस? यस और नो? चैट करके बताओ। हाँ अच्छा, एक बात और बताओ बच्चों, मान लो कोई पीएन स्टेटमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 और 100 के लिए ट्रू है, 100 तक ये ट्रू है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि 101, 102, 103, यहां तक तो हमने चेक कर लिया, 100 तक तो हमने चेक कर लिया, लेकिन 101, 102, 104 और इनके आगे भी सभी के लिए ट्रू होगा? क्या हम ये बोल सकते हैं? यस और नो? नो। तो बच्चों ये ध्यान रखो, ये बहुत एक कॉमन मिस्टेक होता है कि कोई हमने मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिया और उसको 1 के लिए चेक कर लिया, 2 के लिए चेक कर लिया, 3 के लिए चेक कर लिया, हम ये कभी नहीं बोलेंगे कि वो, इसका मतलब ये होगा कि वो सभी इंटीजर्स के लिए ट्रू है, ठीक है ना? जैसे कि मैं आप लोग को एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो, जैसे देखो 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन। हाँ सर बोलो, कुछ बोल रहे हो? समझ नहीं आया सर मेरे को। हाँ देखो, मैं इस एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। नहीं देखो सर, बच्चों, ऊपर वाला भी समझ नहीं आया, ये थोड़ा वाला, लेट किया ज्वाइन।
चलो कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। वो वही चीज बार बार वो चीजें 2 बार 3 बार रिपीट होंगी, ठीक है? ओके सर। तो देखो, जैसे ये बच्चों कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट है 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू n इज इक्वल टू n इंटू n + 1 बाई 2। अब यहाँ पे जब n इज इक्वल टू 1 रखोगे, व्हेन यू पुट n इज इक्वल टू 1, तो देखो बच्चों ये क्या होगा, 1 2 3 अप टू n जा रहा है ये। तो यहाँ पे जब n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा तो 1 पे ही रुक जाएगा ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 + 1 बाई 2 बन जाएगा ये। और ये क्या होता है 1 इंटू 2 बाई 2, और ये क्या हो जाएगा 1। सो आप बोलोगे कि ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू है, ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 2 रखो, तो यहाँ n इज इक्वल टू 2 रखो, तो ये आ जाएगा ऐसे 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू 2। इसका मतलब ये 3 नहीं आएगा, सिर्फ 2 तक, यहीं तक आके रुक जाएगा ये, ठीक है बच्चों? तो ये आ जाएगा 1 + 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 + 1 बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 3, 1 + 2 3 होता है। तो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2 आल्सो। अब n इज इक्वल टू 3 रखो, सो 1 + 2 + 3 तक ही जाएगा ये, 3 इंटू 4 बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 6, ये भी ट्रू है। n इज इक्वल टू 4 रखो, तो 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 बाई 2 एंड दैट इज 10, ये भी सही है। देखो 1 + 2 कितना होता है 3, 1 और 2 कितना होता है 3, और 3 में 3 और जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, 4 और ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 10 के बराबर है कि नहीं है? तो बच्चों ये स्टेटमेंट जो है 1 के लिए ट्रू हो गया, 2 के लिए ट्रू हो गया, 3 के लिए ट्रू हो गया, 4 के लिए ट्रू हो गया। इसका मतलब बच्चों ये ध्यान रखना, हमारे पास एक स्ट्रांग एविडेंस है कि ये 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है, 3 के लिए ट्रू है, 4 के लिए ट्रू है। We are getting more and more evidences that this statement is true, but this is not a guarantee that this statement is going to be true even for 5 6 7 8 9 10 and so on। ये ध्यान रखना है आपको। ये बात अच्छे से समझ में आ गई सबको? यस और नो में जवाब दो। Did you get it what I am saying? Yes and no? यस सर। सब लोग बताओ, यस और नो में जवाब दो। अब बच्चों आप लोग एक बात में इंटरेस्टेड जरूर होगे कि सर कोई ऐसा स्टेटमेंट हमें दिखा दो जो 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है, 3 के लिए ट्रू है, 4 के लिए ट्रू है, 5 के लिए ट्रू है, लेकिन उसके बाद से वो फेल हो जाए। ऐसा कोई स्टेटमेंट मुझे दिखा दो, तभी तो चलो थ्योरेटिकली तो हमने इस बात को मान लिया जो आप बोल रहे हो कि चलो 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है, 3 के लिए ट्रू है, 4 के लिए ट्रू है, 5 के लिए ट्रू है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि 6 और 7 के लिए भी ट्रू होगा, या दिस वुड बी ट्रू फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब सभी के लिए। लेकिन व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दैट? सो आई एम गोइंग टू टेल यू एन एग्जांपल। सी, देखो बच्चों, मैंने एग्जांपल ले लिया 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू n इज इक्वल टू n + 1 बाई 2 प्लस n - 1 इंटू n - 2 इंटू n - 3। चलो मैंने ये एग्जांपल ले लिया। अब बच्चों देखो, अब ये बच्चों वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, तो बच्चों देखो, वी हैव टू सी वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 1 2 3 4 5 6 और नॉट। क्या ये सभी इंटीजर्स के लिए स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं, ये हमको चेक करना है। तो बच्चों देखो, इंटरप्रिटेशन में करने जा रहा हूं। इसको आप बोल दो pn को बोल दो, इसको एक स्टेटमेंट का नाम दे दो 1 + 2 and so on up to n is equal to n + 1 by 2 plus n - 1 n - 2 n - 3 ऐसे दे दिया। तो अब n = 1 रखो, तो क्या आएगा बच्चों? देखो p1 आ जाएगा, और सच दैट 1 इज इक्वल टू, देखो इस स्टेटमेंट में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगा, मैं फिर से इसको एक यहाँ पे रफ में करके बता देता हूँ। देखो 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू n, बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम होती है मैं बता रहा हूँ। जैसे जब कहा जाता है कि यही स्टेटमेंट n = 1 के लिए क्या होगा, तो उनको प्रॉब्लम ये हो जाता है कि सर 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, और लास्ट में 1 आ जाएगा, फिर तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। नहीं, n = 1 के लिए सिंपली ये देखो यहाँ पे 1 है, ये 1 2 3 पैटर्न है, तो ये कहां तक जाएगा? सिर्फ ये सिर्फ जाएगा 1 तक, 1 से चलेगा और 1 पे ही रुक जाएगा। 1 n = 2 रखो तो फिर 1 से लेके 2 तक जाएगा। n = 3 रखो तो 1 + 2 + 3, n = 4 रखो तो 1 + 2 + 3 + 4,
तो ये आपको जानना है कि ये 1 से चलेगा और यहां तक जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो अगर n2 होगा तो ये नहीं कि 1 1 2 यहीं रुक जाएगा, 3 होगा तो यहां रुक जाएगा। समझ में आ रही है बच्चों? ये इस स्टेटमेंट का मतलब है। अब n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में भी 1 रखो, सो 1 इंटू, नहीं समझ में आएगा बच्चों बता देना उसी स्टेप पे, क्योंकि ये चैप्टर अभी स्टार्टिंग में ही है, तो बिगिनिंग स्टेज में ही है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी को समझ में आ जाए, सभी को साथ में लेके चला जाए। तो n इज इक्वल टू जब 1 रख रहे हैं तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 2 बाई 2 एंड दैट इज 1। सो P1 इज ट्रू। और प्लस 0 होगा बच्चों, जानते हो ना यहाँ पे प्लस 0 होगा। क्यों 0 होगा? जब यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3। और आपको पता है कि अगर एक 0 हो गया प्रोडक्ट में तो पूरा 0 हो जाएगा, प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। सो P1 इज ट्रू, n इज इक्वल टू 2 रखो तो P2 आ जाएगा। P2 क्या स्टेटमेंट बन जाएगा, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 बाई 2 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3। और ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू, ये प्लस है, 1 इंटू 2 बाई 2, ये बच्चों यहां पे था 2, इनफैक्ट 2 इंटू 3 बाई 2, सो ये हो जाएगा बच्चों 3 प्लस 0। तो P2 भी ट्रू है, ट्रू हो गया। P3 देखो, 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 बाई 2 प्लस 3 माइनस 1 3 माइनस 2 3 माइनस 3। तो ये आ जाएगा बच्चों 2 से 2 दो बार में चला जाएगा, 4 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 0, ये भी ट्रू आ गया। P4 ले लो अब। सो P4 क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू n प्लस 1 यानी 4 इंटू 5 बाई 2 प्लस 4 माइनस 1 4 माइनस 2 4 माइनस 3। तो यहां से बच्चों आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू, ये दो बार में कट जाएगा तो 10 आ जाएगा, और प्लस 4 माइनस 1 3 4 माइनस 2 2 और 4 माइनस 3 1। तो बच्चों क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 प्लस 6 16, और इधर क्या आ जाएगा 10, फॉल्स। So P4 is false. In fact, P5 is also 5. P5, P6 ये सभी false हो रहे हैं। तो बच्चों therefore 1 plus 2 plus 3 plus n is equal to n plus 1 by 2 plus n minus 1, sorry, n minus 1, n minus 2, n minus 3 is not true for n is equal to 1 2। मतलब ये बच्चों स्टेटमेंट नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू नहीं है, ये बोल दोगे आप। मतलब कोई भी बच्चों जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ फार्मूला फॉर इंटीजर्स। 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है, 3 के लिए ट्रू है, 4 5 6 के लिए ट्रू नहीं है। अगर किसी एक के लिए भी फेल हो गया बच्चों, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ फार्मूला फॉर इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर सेम मतलब होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, या नेचुरल नंबर्स को ही हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। इज नॉट ट्रू फॉर पॉजिटिव इंटीजर n इन जनरल, ये ध्यान रखना। तो बच्चों ये है, आपको मैंने एक एग्जांपल से ये समझा दिया कि कोई भी अगर मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो इंटीजर्स के लिए बच्चों है, पूरा फोकस अब अपना करो। आपकी पूरी जो दुनिया है वो सिर्फ इंटीजर्स की दुनिया है, पॉजिटिव इंटीजर्स की दुनिया है, ठीक है ना। रियल नंबर्स जो होते हैं 1/2 1/3 उसके बारे में भूल जाओ कुछ समय के लिए, क्योंकि ये चैप्टर, ये जो चैप्टर है वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए डील करता है। अब बच्चों प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अब कहां पे आएगा? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बच्चों, अगर कोई फार्मूला दिया गया है, जैसे ये फार्मूला दिया गया है, ये फार्मूला आया कैसे, इससे इसको कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है कि फार्मूला आया कैसे। ये फार्मूला आया होगा एक्सपेरिमेंट करने से, ठीक है ना। किसी ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, मान लो 1
1 + 2 ये 3 आ रहा है, 1 + 2 + 3 6 आ रहा है, 1 + 2 + 3 + 4 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो किसी ने सोचा होगा, आप एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा कि 1 को हम लिख सकते हैं 1 × 2/2, इसको लिख सकते हैं 3 × 4/2, इसको लिख सकते हैं 2 × 3/2, यहाँ 3 तक जा रहा है तो 3 × 4/2, इसको लिख सकते हैं 4 × 5/2। तो ऐसे जैसे न्यूटन एक्सपेरिमेंट करते थे ना, एक्सपेरिमेंट करके वो फार्मूला बनाते थे और उन फार्मूलोज को प्रूव करते थे मैथमेटिक्स का यूज करके। तो वैसे ही ये जो है फार्मूला कैसे आया है इससे कोई मतलब नहीं है। फार्मूला आने का सोर्स जो है क्या है, इससे पीएमआई को कोई मतलब नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को इससे कोई मतलब नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक टेक्निक है, किसी फार्मूले को वेरीफाई करने की टेक्निक है, और वो क्या है वो बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से सुनना। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बच्चों क्या है? पीएमआई। Let Pn be a mathematical statement for positive integers n। ये लिख लो स्टेप 1। स्टेप 1 बच्चों ध्यान से सुनना। P1 is true। आपने n को 1 रख लिया और ये आपने देखा कि P1 ट्रू है। स्टेप 2, सपोज Pk is true for, or you can say Pn is true for some positive integer k, that is, या इतना लंबा स्टेटमेंट लिखने की बजाय मैं छोटा स्टेटमेंट लिखता हूं। सपोज स्टेप 2 में सपोज Pk is true for some positive integer k। ये स्टेप 2 है। आप उस स्टेटमेंट को मान लोगे, एज्यूम कर लोगे कि ये, देखो बच्चों मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। Pn कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन के लिए। अब हमें नहीं पता है कि वो सभी के लिए ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है ना बच्चों। अगर एक, तो अगर मान लो बच्चों आपने n = 1 रखा और ये पाया कि ये स्टेटमेंट तो 1 के लिए ट्रू हो गया, अब आप स्टेप 2 में क्या करोगे? मान लो कि वो स्टेटमेंट k के लिए ट्रू है, जहां पे k कोई इंटीजर है, तो ये बात हमेशा सही होगी। क्यों सही होगी? क्योंकि k की जगह पर 1 मान लो और 1 के लिए ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट बच्चों हमेशा सही होगा। कोई ना कोई ऐसा इंटीजर k मिल जाएगा जिसके लिए वो स्टेटमेंट ट्रू होगा। अब वो k 1 भी k कम से कम 1 तो हो ही सकता है, और 2 3 4 5 भी हो सकता है, लेकिन ऐसा इंटीजर एक मिल जाएगा जिसके लिए वो स्टेटमेंट ट्रू है। इसमें कोई प्रॉब्लम अब नहीं होने वाली है, क्योंकि स्टेप 1 से जो है ये गारंटी है कि P1 ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट सपोज Pk is true for some positive integer k is always a true स्टेटमेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी k के लिए ट्रू नहीं है, वो हम नहीं जानते हैं। सभी k के लिए तो हमको देखना है कि ट्रू है कि नहीं है, लेकिन कुछ k तो ऐसे मिल जाएंगे जिसके के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू होगा। अब बच्चों स्टेप 3 देखो, आपकी एनसीईआरटी की किताब में सिर्फ 2 स्टेप लिखा है, ठीक है ना। इसी स्टेप में उन्होंने शामिल कर लिया स्टेप 3 को, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। चलो ऐसे ही कर देता हूं मैं। सपोज Pk is true for positive integer k and when Pk is true then Pk plus 1 is also true, then by PMI Pn is true for each n greater than equal to 1। ये लिख लो बच्चों। अब इसका मतलब अभी समझ में आपको नहीं आया होगा, मैं आपको समझाऊंगा। ये पहले नोट कर लो, क्लास नोट्स में नोट कर लो।
ठीक है बच्चों, यहां तक आप अब देखो, मैं आपको एक बात बता रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनो। आप मुझे एक बात बताओ, 1 + 2 = 3 है, ये बच्चों ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स स्टेटमेंट है? सब लोग जवाब दो, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? सब लोग लिख के बताओ, सब लोग लिखो, ट्रू है कि फॉल्स है? सब लोग बताओ कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। चैट का यूज करो, जिनको चैट का यूज करने आता है, सबको आता होगा चैट का यूज करने, कुछ लोगों को नहीं आता होगा, मैं उनको बता दूंगा। जैसे एक आज नया स्टूडेंट है, शायद उनको नहीं पता होगा। अरे आपने तो जवाब दे दिया, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अब बच्चों ध्यान से सुनो, एडिंग 3 बोथ साइड्स, तो क्या आएगा? 1 + 2 + 3 = आ जाएगा 3 + 3, और 1 + 2 + 3 आ जाएगा 6 आ जाएगा। बच्चों ये ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ये लास्ट वाला स्टेटमेंट ट्रू है। बच्चों देखो, मुझे अब ध्यान दो, ट्रू आ गया। अगर ये ट्रू है तो दोनों तरफ अगर आप 3 ऐड करोगे, देन यू गेट अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट, अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट। अब दोनों तरफ 4 ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + 4, तो क्या आ जाएगा? 6 + 4, सो 1 + 2 + 3 + 4 = 10। तो बच्चों इंडक्शन का मतलब सोचो, ध्यान से सुनो, मान लो कोई स्टेटमेंट है Pn और n = 1 के लिए ट्रू है, यानी P1 ट्रू है। ठीक है बच्चों, और अगर कोई स्टेटमेंट Pk के लिए ट्रू है, k के लिए ट्रू है, और Pk + 1 के लिए ट्रू अगर आ जाता है, मान लो k के लिए ट्रू है, तो आपने प्रूव कर दिया कि k + 1 के लिए भी ट्रू है, तो यहाँ पे 1 रखो तो 2 के लिए ट्रू हो जाएगा, फिर इस 2 को वापस यहाँ पे रखो तो 3 के लिए ट्रू हो जाएगा, फिर 3 को यहाँ पे वापस रखो तो 4 के लिए ट्रू हो जाएगा। ये बच्चों इस स्टेटमेंट का मतलब है। अगर कोई स्टेटमेंट बच्चों k के लिए ट्रू है और k + 1 के लिए भी ट्रू हो जाता है, और वो 1 के लिए ट्रू है, तो वो सभी के लिए क्यों ट्रू हो जाएगा? बच्चों देखो, अगर pk के लिए ट्रू है और pk + 1 के लिए भी ट्रू हो जाता है, तो होगा क्या बच्चों? ध्यान से सुनो, k की जगह पे 1 रखो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर इस 2 को फिर वापस इसमें यहाँ पे डालो तो 3 के लिए आ जाएगा, फिर 3 को यहाँ पे वापस डालो 4 के लिए आ जाएगा। यानी ये मशीन चलने लगेगी, ये मशीन जो रुकी हुई थी, अब ये मशीन चलना शुरू कर देगी, और ये स्टेटमेंट सभी के लिए ट्रू हो जाएगा। ये है द आइडिया ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हाँ, ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स हो जाएगा अगर बच्चों ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। बस आपको करना क्या है कि k के लिए मान लो ट्रू है, और एनी हाउ वहां से आप पहुंच जाओ k + 1 तक, कि k + 1 के लिए भी वो ट्रू आ गया, तो k के लिए ट्रू है और k + 1 के लिए आपने प्रूव कर दिया कि ट्रू है, तो k की जगह पे 1 रखो तो 2 आ जाएगा, 2 रखो 3 आ जाएगा, 3 रखो 4 आ जाएगा, 4 रखो 5 आ जाएगा, 5 रखो 6 आ जाएगा, 6 रखो 7 आ जाएगा, और ये मशीन चलती रहेगी और वो स्टेटमेंट सभी के लिए ट्रू आ जाएगा। दिस इज द आइडिया ऑफ PMI। बच्चों बहुत ऑब्वियस आइडिया ये नहीं है, थोड़ा थिंक करना पड़ेगा। आपको लग रहा है ऑब्वियस? नाउ अब एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। सर इससे ऊपर वाले पेज पे सबसे टॉप पे क्या लिखा है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके सर। अच्छा देखो, अब बच्चों सो बाई PMI that 1 + 2 + 3 and so on up to n = n into n + 1 by 2 for n = 1 2 3 and so on। तो बच्चों देखो, मैंने आपको बताया कि कोई चीज 1 के लिए ट्रू आपने प्रूफ देख लिया कि है, 2 के लिए है, 3 के लिए है, तो इससे आप ये तो नहीं बोल सकते हो कि हमेशा ट्रू होगा। आपको मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले ये एग्जांपल देकर के, ठीक है ना?
तो अब पीएमआई कैसे इस स्टेटमेंट को सभी इंटीजर्स के लिए प्रूव करने वाला है, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और उस आइडिया को आपको ग्रैब करना है, यू हैव टू ग्रैब दैट आइडिया। और वो कुछ लोग समझ चुके होंगे, मुझे पता है, जैसे जितने लोग अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं 50% लोगों को तो मैं इतना मुझे एक्सपीरियंस है कि समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी कुछ लोगों को और 2-3 एग्जांपल में समझ में आएगा, कुछ लोगों को कल समझ में आएगा। लेकिन उसका प्रोसेस यही है कि आप अब कोई कल अचानक जिसको मान लो नहीं समझ में आया है, मान लो आज की क्लास में नहीं समझ में आया, कल की क्लास में समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर उसने आज की क्लास अटेंड नहीं करके कल सीधे आएगा तो नहीं समझ में आएगा। भले ही नहीं समझ में आ रहा, लेकिन रास्ता यही है बच्चों समझने का, ये ध्यान रखना है। इसलिए मैं बोलता हूं कि हमेशा क्लास में कंटिन्यूटी अपनी मेंटेन रखो, रेगुलरिटी मेंटेन रखो, क्योंकि भले ही नहीं समझ में आ रहा है लेकिन आप समझने वाले रास्ते पे चल रहे हो, आप पहुंचे नहीं हो। ये मान लो है अंडरस्टैंडिंग, यहां और यहां से आप चल रहे हो, और ये है नॉन अंडरस्टैंडिंग, लेकिन पहुंचोगे यहीं पे, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि सीधे सर मैं यहीं पे जंप करूंगा, जंप करने का ऑप्शन नहीं है, हाथ पैर टूट जाएंगे, ठीक है, और तो भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करते रहो, इफर्ट लगाते रहो। ये एक प्रोसेस है, समझना एक प्रोसेस है, समझना एक पूरा एक प्रोसेस है जिसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो इस पे आ जाते हैं। अपना जो क्वेश्चन है, सपोज Pn, इसका नाम दे दो 1 + 2 + 3, इस स्टेटमेंट का नाम दे दो n+1/2 where n is a नेचुरल नंबर। तो बच्चों सॉल्यूशन, स्टेप 1, n = 1 रखो, तो क्या मिलेगा 1 = 1 × 2/2, दैट इज 1। सो देयरफॉर P1 is true, ये लिखोगे, P1 ट्रू आ गया। तो बच्चों इंडक्शन का जो सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, वो आ चुका है। सपोज Pk is true, सपोज Pn is true for some n = k, या ऐसे सीधे ले लो, Pk is true for some k, that is 1 + 2 + 3 and so on, plus k = k + 1/2। बच्चों ये समझो, मैं बहुत ज्यादा इस चीज पे जोर लगाना चाहता हूं, समझो इसको। हमने बच्चों मान लिया कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब कुछ बच्चों को जरूर प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा होगा, मैंने आपको बताया था कि 50% बच्चों को समझ में आ गया होगा, 50% बच्चों को अभी वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, उसी पे मैं वर्क कर रहा हूं अब। और जिनको समझ में आ गया है, अब ऐसा नहीं है कि वो कल की क्लास छोड़ देंगे तो फिर आप जल्दी भूल जाओगे। फिर आई एम टेलिंग टू यू, ये पूरा प्रोसेस है बच्चों, जब तक ये बनाओगे नहीं, एक तो होता है समझ में आ जाना, फिर उसको सॉलिडिफाई करना। कई बच्चे मैंने देखा है जिनको थोड़ा देर में समझ में आता है, लेकिन जब एग्जाम लिया जाता है तो दे परफॉर्म बेटर देन दोज स्टूडेंट्स हु से दैट सर आई गॉट। क्योंकि जिनको, और कुछ ऐसे भी है जिनको समझ में भी आ जाता है और अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं दोनों में बच्चों कॉमन क्या है, जिनको समझ में नहीं आता है थोड़ी देर बाद समझ में आता है, ठीक है ना, फिर वो प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। दूसरा केस, देखते ही समझ में आ गया, मान लो हमने कोई चीज बताया, उनको समझ में आ गया, अब उसके बाद से वो लापरवाही करना शुरू कर देते हैं। तो वो समझ में तो आ गया, लेकिन वो इतना स्ट्रांग फाउंडेशन उसका नहीं बन पाया है। और दूसरा, समझ में भी आ गया और इफर्ट भी लगातार लगा रहे हैं, तो वो बच्चे ऑब्वियसली आगे होते हैं, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। समझ, तो ये बच्चों समझो, मैं बता रहा हूं, एक एक बात को ध्यान से समझो। तो देखो, अब यहाँ पे मैं एडजस्ट कर रहा हूं, क्योंकि देखो सभी से मैं बात करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये जिसको समझ में आ गया उसको भी सुनना है, जिसको समझ में नहीं आया उसको भी सुनना है। तो मैं इंडिविजुअली क्यों अभी बात करूं, अभी जहां पे मुझे बात करना होगा वहां पे मैं चैट का यूज कर लूंगा। तो सब लोग ध्यान से सुनो।
Suppose pk is true for some k, that is 1 plus 2 plus 3 plus k is equal to k into k plus 1 by 2 is true. अब कोई बोलेगा कि सर जिस स्टेटमेंट को प्रूव करना है उसी को आपने मान लिया, तो फिर आप प्रूव क्या कर रहे हो? ये तो वही बात है कि भाई इस पेड़ की लंबाई कितनी है, तो किसी ने बताया कि इस पेड़ की लंबाई इसकी आधी लंबाई की 2 गुनी है, तो ये कोई बात तो थोड़े ना हुआ। मेरी हाइट कितनी है? सर आपकी हाइट जो है ना, आपकी जो हाइट जो है ना, जो 1/3 आपकी जो हाइट है उसका 3 गुना है, तो ये कोई बात थोड़े ना है, ठीक है ना। यहां से तो कोई आप उसी को घुमा रहे हो। तो बच्चों देखो यहां पे मैंने इनफैक्ट मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने ये यहां पे बोला है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कुछ के लिए, और स्टेप 1 इस बात की गारंटी लेता है कि कम से कम एक के तो ऐसा है ही है k = 1 जिसके लिए स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन स्टेप 2 बच्चों उन सभी के लिए है जिनके लिए स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन सभी के लिए हम चेक नहीं करेंगे कि किन के लिए ट्रू है। हमने बस मान लिया है कि सपोज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दोज के, ठीक है ना। सपोज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दोज के, आई एम जस्ट सपोजिंग, मतलब ये उन इंटीजर्स के लिए ट्रू है जैसे सच एज 1 के लिए ट्रू है। अब 2 के लिए चेक मत करो, 3 के लिए चेक मत करो, हमने मान लिया। अगर किसी और के लिए भी ट्रू है तो वो यहां पे आ चुका है, ठीक है बच्चों। अब मैंने आपको बताया था कि अगर 1 + 2 बच्चों 3 के इक्वल है, तो अगर ये ट्रू स्टेटमेंट है तो इस पे कोई भी लेजिटिमेट या लीगल स्टेप अप्लाई करोगे तो जो रिजल्टिंग स्टेटमेंट आएगा वो भी एक ट्रू स्टेटमेंट होगा। जैसे 1 + 2 = 3 है, दोनों तरफ 3 ऐड कर दो, तो इसको आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ये स्टेटमेंट सच है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसमें दोनों तरफ 3 ऐड करोगे तो जो भी स्टेटमेंट आएगा उसको ट्रू होना ही होना है। तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, ये स्टेटमेंट के लिए ट्रू है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब दोनों तरफ क्या करो, एडिंग k + 1 बोथ साइड्स। सो क्या आएगा बच्चों, 1 + 2 + 3 + k + 1 = k into k + 1 by 2 plus k + 1। ये बच्चों हमने दोनों तरफ k + 1 ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा r k + k + 1 = k into k + 1 plus 2 into k + 1 by 2। आपको पता है ना कि अगर मान लो आपको 3 + 1 आपको अगर ये ऐड करना है 3/2 + 5 ऐड करना है तो क्या करते हो, 3 + 5 × 2/2 करते हो ना ऐसा। तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये आपको आता है, ठीक है ना। तो ये बच्चों आ जाएगा, यहां से आ जाएगा k² + k + 2k + 2/2, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई मैं करता हूं तो ये आ जाएगा k + 1 × k + 2/2। बच्चों मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, देखो n + 1/2 है, यहां पे सिंपली n = k + 1 रख लो, सिंपली रख लो, तो क्या आ जाएगा k + 1 × k + 1 + 1/2 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, k + 1 × k + 2/2, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, k² + 2k + k + 2 आ जाएगा 1/2, और ये क्या आ जाएगा, k² + 3k + 2/2 आ जाएगा। देखो k² + 3k ये है कि नहीं है, देखो k² + 3k + 2/2 ही है। तो आपको इतना यहाँ पे फैक्टराइजेशन पे ध्यान नहीं देना है, आपको बस क्या करना है, इसी में n की जगह पे k + 1 रख लो और देखो सिंप्लीफाई करने पे क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई करने पे अगर यही आ जा रहा है तो आप इसको लिख लो k + 1 × k + 2/2, और यही है बच्चों k + 1, इसको लिख लो k + 1 + 1/2, 1 + 2 + 3 and so on plus k + 1, ये इसके इक्वल आ गया। सो देयरफॉर pn is true, therefore pk is true, therefore pk + 1 is true। तो बच्चों अगर k के लिए ट्रू है तो k + 1 के लिए भी ट्रू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, k को 1 रखो तो 2 आ जाएगा,
2 रखो तो 3 आ जाएगा, 3 रखो तो 4 आ जाएगा। सो हैंस, यहां पे लिखो हैंस बाई PMI, PN is true, PN is true for n is equal to 1, 2, 3 and so on। चलो लिख लो, इसको नोट कर लो। अब मुझे जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है 60-70% लोगों को ये समझ में आ गया होगा, 20-30% लोग अभी भी होंगे। और जो लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने वाले लोग हैं या वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो सक्सेसफुल होने वाले लोग नहीं है, ये भूल जाओ, ऐसा नहीं है। अगर बच्चों देखो, अगर अब अगर ये क्वेश्चन मान लो, अगर बच्चों अगर ये स्टेटमेंट जो है सभी n के लिए ट्रू नहीं होता तो आप pk+1 यहां पे कुछ और आता और यहां पे कुछ और आता। ये इस पैटर्न में नहीं आता बच्चों, ये इस फॉर्म में ये नहीं आता, ये नहीं आता। आ रहा है इसका मतलब ये ट्रू हो गया। समझ में आ गया शंकर? ये देखो k के लिए आपने एज्यूम किया और k+1 के लिए आप जो स्टेटमेंट आपको मिल रहा है वो वैसे ही मिल रहा है जैसे n की जगह पे k+1 बस रख दिया गया है, ठीक है ना? तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ट्रू हो जाएगा। बच्चों ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं हम जो कि सभी इंटीजर्स के लिए ट्रू नहीं है, वहां पे ये प्रोसेस होल्ड नहीं करेगा, ये ध्यान रखना, प्रॉब्लम आ जाएगी बच्चों। देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, देखो ये पहले नोट कर लो फिर मैं आपको समझाता हूं। तो अब मैं जानना चाहता हूं, चलो देखो मैं तो 60-70% का अंदाजा लगा रहा हूं, लेकिन हो सकता है मैं गलत भी हूं, ठीक है ना? लेकिन मेरे गलत होने का चांस कम है, बस इतना मैं बोल सकता हूं। चलो आप लोग बताओ कितने लोगों को ये PMI समझ में आ गया है? यस और नो में जवाब दो। सब लोग जवाब दो, नो भी बोल सकते हो। देखो मैंने आपको बोला हुआ है कि मैंने ये बोल दिया कि 60-70% लोगों को समझ में आ गया, तो चलो सर ने बोल दिया तो सर का रेस्पेक्ट करना है और यस बोलना है। नहीं, सब लोग नो बोल दोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है 15 सालों से ज्यादा टीचिंग का, बेस्ड ऑन दैट आई एम टेलिंग टू यू, ऐसा होता है। अच्छा, कितने लोगों को नहीं समझ में आया वो भी बताएं। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन बच्चों मैं आप लोग को, हाँ ठीक है केशव, देखो आपने 75% आपको मतलब समझ में आ गया। देखो ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है, क्योंकि बच्चों PMI देखो, PMI इतना पावरफुल टूल है तो इतना जल्दी तो देखो समझ में सबको नहीं आएगा, कुछ लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए वो कल की क्लास में ज्यादातर स्कोप है कि समझ में आ जाएगा। और बेसिक प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम तो मुझे जहां तक लगता है कि प्रॉब्लम आप जाके एनसीईआरटी के करना शुरू करोगे ना, देखो बिगिनिंग में एनसीईआरटी के प्रॉब्लम ही करने हैं आपको, तो क्वेश्चन तो करना शुरू कर दो। तो बच्चों एक क्वेश्चन मैं बस आपको और कराता हूं, सो दैट n into n+1 into n+2, या अभी इतना ही ले लो, सो दैट n into n+1 is divisible by 2, या ये ले लो एक थोड़ा और अच्छा स्टेटमेंट, सो दैट 7 की पावर k माइनस 3 की पावर 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n is divisible by 4 for each n। बच्चों ये स्टेटमेंट है, तो सॉल्यूशन देखो यहां पे भी आ गया, Pn क्या आ गया, 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n is divisible by 4 for where n is a natural number, where n is a natural number। Now step 1, n को 1 रखो, 1 रख लिया आपने, तो क्या आ जाएगा
P1 क्या आ जाएगा 7 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 1 इज डिविजिबल बाई 4, ठीक है ना। सो देयरफॉर P1 इज ट्रू। P1 ट्रू आ गया बच्चों। स्टेप 2, सपोज Pk is true, that is 4 की पावर k minus 3 की पावर k is divisible by 4 for some k. Suppose Pk is true for some k, ठीक है बच्चों। So that is तो बच्चों suppose let 4 की पावर k minus 3 की पावर k is equal to 4 lambda, where lambda is some integer। बच्चों अगर कोई चीज अगर 4 से डिविजिबल है, तो जैसे कि 4 है, 12 है, 16 है, ठीक है ना, 28 है, तो ये सभी 4 से डिविजिबल है, तो वो क्या आ जाएगा 4 टाइम्स लेमडा आ जाएगा वो नंबर। नाउ सर 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k आएगा। हाँ सॉरी, यहाँ पे 7 की पावर k कर लो, ये मैंने 7 की पावर k माइनस, हाँ यहाँ पे 7 की पावर k, हाँ ठीक है, गुड। तो बच्चों यहाँ पे 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k को हमने 4 लेमडा एज्यूम कर लिया। नाउ अब n की जगह पे बच्चों k प्लस 1 रख लो, तो नाउ 7 की पावर k प्लस 1 माइनस 3 की पावर k प्लस 1 लेकर के आगे बढ़ो बच्चों, ध्यान से सुनो, इसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर हो गया तो काम हो गया। तो बच्चों यहां से 7 इंटू 7 की पावर k लिख लो, माइनस 3 इंटू 3 की पावर k लिख लो, और एक ट्रिक यूज करो, 7 इंटू 7 की पावर k माइनस 7 इंटू 3 की पावर k प्लस 4 इंटू 3 की पावर k। बच्चों ये ट्रिक समझो, माइनस 7 प्लस 4 क्या होगा, माइनस 3 ही होगा। अब यहां से क्या मिलेगा फायदा आपको, ये आ जाएगा 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k प्लस 4 इंटू 3 की पावर k। और बच्चों 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k को आपने क्या एज्यूम किया है, 4 लेमडा। सो 7 इंटू 4 लेमडा प्लस 4 इंटू 3 की पावर k, और यहां से 4 कॉमन ले लो, तो क्या आ गया 7 लेमडा प्लस 3 की पावर k। So therefore 7 की पावर k प्लस 1 माइनस 3 की पावर k प्लस 1 is divisible by 4. So Pk is true, implies Pk plus 1 is true. We have proved. Hence by PMI. अब यहां पे 1 रखो तो 2 आ जाएगा, 2 रखो 3 आ जाएगा। तो बच्चों स्टेटमेंट ट्रू हो गया कि नहीं हो गया। सो देयरफॉर हेंस बाय PMI यहीं पे लिखोगे Pn is true for n is equal to 1, 2, 3 and so on. This is true forever. समझ में आ रही है बच्चों बात। तो बच्चों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे।